हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा आपको जो है दो मॉडल प्रैक्टिस पेपर दिखाने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इनको अगर आपने लगा लिया तो आपका पेपर 1 नंबर का जाएगा, क्योंकि इनके अंदर भरे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक ही शर्त भाई, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर पेपर अच्छा करके आना है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में बता दूंगा वीडियो के बीच बीच में। और हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन भाई पीडीएफ में ये जो पेपर मैं करवाने वाला हूँ मॉडल प्रैक्टिस पेपर, ये नहीं है। तो इनको तो यार वीडियो में देख के जाना, और जो बातें बताऊँ वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि भाई 1-2 दिन है सिर्फ, तो आपको जो है वही चीज़ें पढ़नी है सिलेक्टेड जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आपातकाल के बाद 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन राज्यों में जीतने में सफल रही? तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है आपातकाल। आपातकाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इमरजेंसी इंग्लिश में बोलूँ तो इसको जो है आपको पक्का कर लेना भाई। इसका जो है एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और एक छोटा क्वेश्चन पक्का आएंगे आपातकाल के ऊपर, कि भाई आपातकाल के क्या कारण थे, आपातकाल जो है कब लागू हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप पक्का कर लो भाई। देखो, जरूरी नहीं है भाई जो यहाँ दिखा रहा हूँ सेम टू सेम ही आए। ठीक है, ये आपका पेपर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि भाई हमें वो राज्य बताने हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। ठीक है, तो सिर्फ 2-4 राज्यों में नहीं जीती, कम से कम जो है 5-6 राज्य थे जहाँ जीती थी। लेकिन हमें देखना है कि कौन कौन सा जो है यहाँ पर 2-2 का जोड़ा दे रखा है, कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये नहीं होगा। अगला है गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में तो शायद जीती थी, ठीक है, लेकिन गुजरात में शायद नहीं। ठीक है, अगला है उड़ीसा और असम, असम में जीती थी, ठीक है, उड़ीसा में नहीं। तो हमें दोनों जहाँ मिलेंगे, देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ कहाँ पर जीती थी? आंध्र प्रदेश में जीती थी, केरल में जीती थी, ठीक है, और यहाँ पर उड़ीसा में नहीं जीती, कर्नाटक में जीती थी, तमिलनाडु में जीती थी, और भी 1-2 जगह जीती थी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आसियान शैली को दर्शाता है? आसियान मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम ये वर्ड सुन लो भाई, दिमाग में बिठा लो, आसियान। ठीक है, पेपर में लिखा हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में आसियान। अब वो क्या है ये तुम्हें देखना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें 2-3 क्वेश्चंस पक्का पढ़ के जाने पड़ेंगे। भाई आसियान शैली क्या थी, आसियान के सदस्य देश कौन कौन हैं, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, आसियान के बारे में और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आसियान के बारे में पक्का कर लो। ठीक है, तो देखिए आसियान शैली के बारे में कौन सा कथन जो है सही है वो बताना है। ठीक है, पहला है अपने सदस्य देशों के बीच समान आर्थिक लाभ वितरित करना। तो देखिए आर्थिक लाभ का जो है वहां पर कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, पैसों वैसों का कोई चक्कर नहीं था, वो तो जो है अच्छे से रहना, ठीक है, सहयोग करना, ये था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन देखिए, सदस्य देशों की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप करना, ये भी नहीं है। अगला है एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया की स्थापना करना, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी देखिए, विवाद रहित, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से विवादों का समाधान करना। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने आपको बता दिया आपातकाल, दूसरा आसियान। ये वो टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका डी कर लोगे। आगे देखिए, किस प्रधानमंत्री ने भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजीव गांधी जी ने। ठीक है, राजीव गांधी जी जो हैं उन्होंने यहाँ पर आर्थिक जो सुधार हैं उसकी शुरुआत की थी। अब देखिए आपके पेपर में प्रश्न आ सकते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। ठीक है, अभी जो है लोकसभा का चुनाव कौन जीते थे इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है, तो मोदी जी जीते हैं। ठीक है, कैसी सरकार है? गठबंधन की सरकार है, समझ गए? तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी यार, और मुझसे ज़्यादा नॉलेज है भाई आपको तो पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर्स की हेल्प से लेके आता हूँ, समझ गए? लेकिन फिर भी हैं सारे इंपॉर्टेंट, और जो टॉपिक्स तुम्हें बता दूंगा ना वीडियो के लास्ट में, उनसे बाहर नहीं जाएगा पेपर। हाँ, क्वेश्चन बदल सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चंस बदल सकते हैं, लेकिन टॉपिक्स जिसने पक्का कर लिया ना मेरे बताए हुए, उसका पेपर अच्छा होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि कौन कब हुआ, ऐसे आपको जो है इनको लगाना है। ठीक है, कि भाई पहले कौन सा चीज़ हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई। ठीक है, तो ऐसे आपको लगाना है। तो देखिए, सार्क की स्थापना है, यूरोपीय संघ की स्थापना, आसियान की स्थापना, और चीन में कृषि का निजीकरण। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आसियान की स्थापना हुई, ठीक है, वाला चीन में कृषि का निजीकरण हुआ, ठीक है, उसके बाद करेंगे सार्क की स्थापना हुई, और उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फिर ऑप्शन बी कर लेंगे।
इसके बाद हम आगे चलें, आगे कह रहे हैं कि भाई अभिकथन कारण। ठीक है, अब देखिए आपके जो है घुमा फिरा के कैसे भी आ सकते हैं भाई, पहले जो है एमसीक्यू आ जाएं, फिर बीच में एक दो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएं, फिर अभिकथन कारण आ जाएं। ठीक है, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आगे देखिए, अभिकथन है दक्षिण एशिया हर दृष्टि से विविधता विद्यमान, परंतु इसके विभिन्न देशों को एक ही तरह की राजनीतिक व्यवस्था है। यानी कि दक्षिण एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप की बात हो रही है कि भाई यहाँ पर जो है विविधता के अलग अलग देश हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था एक ही है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई अभिकथन गलत है भाई, कहीं पर कैसी यहाँ पर स्थिति है, कहीं पर कैसी स्थिति है। ठीक है, आगे देखिए, कारण कई समस्याओं और सीमाओं के बावजूद सभी दक्षिण एशियाई देश लोकतंत्र की आकांक्षाओं को साझा करते हैं। तो ये सही है भाई, दक्षिण एशिया में जो है बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो आर तो सही है लेकिन ए गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन कर लेंगे हम, इसमें कर लेंगे डी, अभिकथन ए गलत है परंतु आर कारण सही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे 6 है, अभिकथन है भारत ने व्यापक परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण है यह संधि गैर परमाणु शक्तियों पर चुनिंदा रूप से लागू थी और 5 परमाणु हथियार शक्तियों के एकाधिकार को वैध बताती थी। तो इसलिए जो है इसके ऊपर भारत सरकार ने जो है साइन नहीं किए थे, यानी कि दोनों चीज़ सही हैं और आपस में मिलती भी हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन हम कर लेंगे, इसमें फिर ए ही ऑप्शन हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। उस देश की पहचान करें जो अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। ठीक है, तो इसमें जो है अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कर लेंगे, क्योंकि देखो भारत की सीमा लगती है। ठीक है, बांग्लादेश से भी, ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका से भी, उधर नेपाल से भी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें भारत हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल 1975 में जयप्रकाश नारायण जेपी के नेतृत्व वाले लोगों के संसद तक मार्च का हिस्सा नहीं था। तो कौन सा बताना है राजनीतिक दल। और देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहां से पता चल गया, राजनीतिक दल। ठीक है, जितनी भी पार्टियां हैं भाई, इनकी स्थापना कब हुई, ठीक है, किसने की, और इनके बारे में जो है इनकी यहाँ पर जो है क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं, इनके बारे में पढ़ लो। ठीक है, चाहे बीजेपी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, जितनी भी पार्टियां हैं, एक बड़ा क्वेश्चन पक्का छपा हुआ है पेपर में, देख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम। ठीक है, ऑप्शन बी कर लेंगे। जुलाई 1985 में पंजाब में सामान्य स्थिति लाने के लिए खालिस्तान के बीच, अब खालिस्तान आ गया, पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी किस किस के बीच जो है पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब आपके बड़ा क्वेश्चन अभी आ सकता है, भाई पंजाब समझौता क्या था। ठीक है, तो किसके बीच किए हुए थे, राजीव गांधी और हरचंद सिंह। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलें, चीन के साथ, ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में है। ठीक है, थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्चुअल पेपर आप देख रहे होंगे पर्सन्स। ठीक है, अभी जो अगला हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे वो भी देखना, वो थोड़ा इजी लेवल में है। मैं आपकी तैयारी दोनों तरीके से करवा रहा हूँ। अगर पेपर थोड़ा हार्ड आया तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इजी आया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसलिए कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है भाई, कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, कमेंट करके बताओ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कमेंट कर दो ईयर, जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। तो अब देखो, चीन के साथ भारत के संबंधों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यानी कि चीन और भारत के जो संबंध है, और भाई ये टॉपिक तो आजकल आपको पता है ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन आ सकते हैं, चीन और भारत के संबंध। आप देखते होंगे संसद में भी जब यहाँ पर अब वो होती है, ठीक है, तो यहाँ पर उसी के ऊपर बात होती है, राहुल गांधी जी भी इसी के ऊपर बात करते हैं। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है चीन और भारत के संबंध। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है चीन और भारत के संबंध के ऊपर, यानी कि भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये टॉपिक है आपका, तो इसको आप पक्का कर लें। तो इसमें क्या हो जाएगा ये देखना है हमें। ठीक है, तो देखिए, भारतीय और चीनी नेताओं ने एक दूसरे के देशों का दौरा किया और बड़ी और मैत्रीपूर्ण भीड़ ने उनका स्वागत किया। अगला है, 1949 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सामने आया था। तो क्या 1949 में आया था? नहीं। अगला है, चीन ने भारतीय क्षेत्र अधिकृत किए गए क्षेत्रों को अपना अधिकार वापस ले लिया? नहीं। ठीक है, अगला है, शीर्ष नेताओं के बीच बहुत लंबे पत्र व्यवहार और चर्चा के बाद इन मतभेदों को सुलझा लिया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कर लेंगे। ठीक है, सत्य कथन कौन सा है कि भाई भारत और चीन के नेता एक दूसरे के यहाँ गए
और बड़ी और मैत्रीपूर्ण भीड़ ने उनका स्वागत किया। समझ गए? तो इसमें हम ये कर लेंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना आयोग की विशेषता है? कौन सी योजना आयोग की विशेषता है ये हमें बतानी है। ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच आवंटन की सिफारिश की। इसके उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। इसके पास धन आवंटित करने की शक्ति नहीं थी। तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और देखो योजना आयोग के ऊपर जो है आपके प्रश्न आ सकते हैं। योजना आयोग क्या है? ठीक है, बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत ने शुरू में भारत में शामिल होने का विरोध किया था? ठीक है, तो आपके जो रियासतें थी आपको पता होगा उनके बारे में, तो उनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आ जाएगा? हैदराबाद। इसके बाद देखिए, गठबंधन सरकारें किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक होती हैं? आंकलन कीजिए। गठबंधन के ऊपर टॉपिक्स के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएंगे। भाई गठबंधन सरकार क्या होती है? सबसे पहले तो इसी के ऊपर आ सकता है। गठबंधन सरकार के लाभ और हानि लिखिए। ठीक है, गठबंधन सरकार की समस्याओं के बारे में प्रश्न आ सकता है। तो ये जो मैं कीवर्ड तुम्हें बता रहा हूं इनको तो पक्का पढ़ जाओ। ठीक है, तो गठबंधन सरकार की आपको जो है यहाँ पर बताना है कि भाई किस प्रकार ये अधिक लोकतांत्रिक है। तो देखो गठबंधन सरकार होती क्या है? दो पार्टियां मिलके एक राज्य को चलाती हैं। ठीक है, अब जैसे कोई घर है उसको दो लोग मिलके चलाते हैं, तो भाई वहां पर क्या होगा? भाई जो है सारी चीजें सही रहेंगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को पता है भाई हम कोई गलती करेंगे तो दूसरा वाला हमें टोक देगा। ठीक है, या फिर दूसरा वाला हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा, तो फिर सब कुछ सही चलता है। और जहां एक ही आदमी का राज हो तो उसके मन में आएगा वही करेगा। समझ गए? तो समझ पा रहे हो? जो बेसिक जड़ें हैं वो तुम्हें समझा रहा हूं गठबंधन सरकार की। ठीक है, यहां पर मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का काल उनकी घरेलू राजनीति में एक कठिन काल क्यों था? व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो परमाणु परीक्षण से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो इसका भी मैं आंसर आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। अगला देखिए, योजना आयोग आ गया ना प्रश्न। योजना आयोग के किन्हीं दो मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। योजना आयोग जो है क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं, इसके सदस्य कौन है, मतलब कौन इसका जो है देखरेख करता है, कौन इसको चलाता है, इसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ देख लीजिए। लेकिन योजना आयोग के बारे में और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखिए, 1975 के आपातकाल के आसपास की अवधि को संवैधानिक संकट का काल क्यों कहा जाता है? तो फिर से जो है आपका वही क्वेश्चन आ गया है भाई। ठीक है, आपातकाल से रिलेटेड, तो इसको आपको पक्का करना है। ठीक है, इसको आपको पक्का करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तत्कालीन सोवियत संघ के किन्हीं 4 गणराज्यों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सोवियत संघ, यहां से टॉपिक पकड़िए, सोवियत संघ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोवियत संघ। तो इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे भाई, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई, सोवियत संघ के सदस्य देश कौन कौन से हैं, सोवियत संघ की क्या प्रणाली है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आ सकते हैं सोवियत संघ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताने 4 गणराज्य, तो आप लिख सकते हो भाई रूस भी है। ठीक है, यूक्रेन भी है, उज्बेकिस्तान भी है, कजाकिस्तान है। ठीक है, तो ऐसे आप 4-5 लिख सकते हो। 1967 के आम चुनाव के बाद भारत की राजनीति में उभरने वाली किन्हीं 2 नई प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो 1967 के बाद क्या हुआ कि भाई दल बदल की राजनीति आ गई। एक तो कभी इस दल में कभी उस दल में, एक गठबंधन सरकारें आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके जो है नई नई प्रवृत्तियां आई। आगे है, सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक धारणाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मानव सुरक्षा है ना, तो उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुरक्षा और पारंपरिक की और गैर पारंपरिक धारणाओं के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर भी आपको दिखा देता हूं, देखते रहो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे देखिए, परंपरागत सुरक्षा के कोई 4 घटक, ये हो जाएगा उसी में। ये क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट मैं निशान लगवा देता हूँ। ये देखिए, दक्षिण एशियाई के छोटे देश और भारत के पारंपरिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन कर लेना पक्का। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिए, 1989 के बाद भारतीय राजनीति में घटित हुई किन्हीं 4 परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इनके आंसर्स मैं दिखा दूंगा यहाँ पर, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और आपके पास तो भाई बुक्स भी हैं, देख सकते हो। हाँ भाई, ये आ गया, भारत की संस्कृति पर वैश्वीकरण के किन्हीं 4 प्रभावों को उजागर कीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण मेरा टॉपिक फेवरेट था भाई। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा था मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैश्वीकरण, इंग्लिश में बोले तो ग्लोबलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे तो शायद चैप्टर ये पूरा का पूरा। ठीक है, नॉलेज है भाई, मुझे देख के आया हूँ तुम्हारा सारा का सारा, ऐसे ही थोड़ा विडियो बनाऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए थे मेरे पास। ठीक है, और भी चीज़ें आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि भाई क्या क्या है सिलेबस में, पिछले सालों का पैटर्न देखा थोड़ा सा।
ठीक है, ताकि यार वीडियो कम से कम बनाऊं तो बच्चों की हेल्प होनी चाहिए, मेरे भाई बहनों की हेल्प होनी चाहिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण पक्का कर लो यार। इसके बाद हम आगे चलें। आगे जो है आपको पता है केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इनमें पैराग्राफ देते हैं और फिर नीचे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो ये देख लो किस प्रकार का आ रखा है, यहाँ पर कर लोगे। गुट निरपेक्षता के बारे में वगैरह है तो ये देख लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर देखिए मैप के बारे में भी, तो मैप भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर दिखाता हूँ, वो थोड़ा जो है इजी साइड में है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिए कि भाई किस प्रकार से कैसे क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12 राजनीति शास्त्र। अब देखिए सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें से भी देख लेना भाई किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए भाई सीमा आयोग क्या था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो है सीमा के बीच जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है उसके लिए एक आयोग बनाया गया था, भाई ऐसे ऐसे जो है सीमा रहेगी, बॉर्डर रहेगा। ठीक है, तो उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, और उस रेखा का भी क्या नाम है? रेडक्लिफ, इसीलिए तो है रेडक्लिफ रेखा, समझ गए? तो इसमें ऑप्शन डी कर लेंगे। कौन सा दशक विश्वव्यापी मंदी का दशक था? तो देखिए मंदी के ऊपर क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटा क्वेश्चन आ गया है, चलिए कोई नहीं, तो इसमें आ जाएगा 1930 का दशक। ठीक है, 1930 का दशक। आगे देखते हैं, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, यह नारा किसने दिया था? अब जितने भी नारे हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट, एक नारा पक्का आ सकता है। ठीक है, जितने भी नारे हैं उनमें से एक नारा पक्का आ सकता है, भाई ये किसने किसको कहा। ठीक है, इस प्रकार के कथन वाले क्वेश्चन, नारे वाले क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी.के. बरुआ। ठीक है, ऑप्शन ए कर लेंगे। 5वां आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो कब हुआ था? 1971 में, ऑप्शन डी कर लेंगे। इसके अलावा हम आगे देखें, क्वेश्चंस देख लो किस किस प्रकार के आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? तो किस में चला था? गुजरात। अब तुम देख रहे हो इसके जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, उसके क्वेश्चंस थोड़े से जो है कॉन्सेप्चुअल थे। तो मैं तुम्हारी दोनों तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई इनका पता नहीं कि पेपर में क्या आ जाए, समझ गए? आगे देखिए, भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस पेपर में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया है। ठीक है, ये भी देखो कि भाई दोनों टॉपिक से, दोनों पेपरों में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे हैं। इसका मतलब वो टॉपिक्स तो पक्के करने ही करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1991, ऑप्शन बी कर लेंगे। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर बड़ा प्रश्न पक्का छपा हुआ है पेपर में। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ है हमें यह बताना है, तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उस पेपर में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ भी है यूरोपीय संघ के ऊपर। तो कब हुई थी? 1992, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें भी। आगे देखिए, चीन में खुले द्वार की नीति प्रारंभ करने वाले नेता कौन थे? चीन के पूछे। ठीक है, तो कौन थे? ऑप्शन डी देख लो भाई इसमें। ठीक है, डेंग सायोपिंग, कैसे नाम होते हैं भाई इन लोगों के। ठीक है, अपने नाम सही है, रामू श्यामू। ठीक है ये देखो 10 का, चकमा शरणार्थी समस्या किन देशों के मध्य है? यानी कि चकमा शरणार्थी समस्या किन किन देशों के मध्य है, ये हमें बताना है। तो ये है भारत बांग्लादेश। शरणार्थी आते ना, मुद्दा भी चलता है भाई, शरणार्थी हैं। ठीक है, बाहर से आए हुए लोग। इसके अलावा चकमा से मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया भाई, तुम्हारे आया हुआ, चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन पक्का कर लो भाई। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में आपको बताना है कि कौन है महासचिव। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वैश्वीकरण की प्रतीक है? देख रहे हो, अब देखो 4-5 ऐसे टॉपिक्स निकल के आए जिनके क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं, उसमें भी थे, इसमें भी हैं। ठीक है, एक तो वैश्वीकरण हो गया, एक सोवियत संघ हो गया, एक आपातकाल हो गया। ठीक है, एक जो ये राजनीतिक दल हैं इनके बारे में भी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे। देखो होता क्या है, आपका पूरा सिलेबस होता है ना, मान लो 100 टॉपिक है पूरे सिलेबस में, उसमें से 20 ही टॉपिक होंगे जिनसे पूरा पेपर सेट होता है, 20 टॉपिक। ठीक है, वो आपको अगर पता चल जाए तो उनको पढ़ो सिर्फ, और वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा, देखिए विदेशी वस्तुओं के बारे में भी होता है, अप्रवासी लोग, विदेशी पूंजी का निवेश, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कौन सा दल हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के खिलाफ था? कौन सा दल था? तो DMK। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो तमिल वगैरह चलाते हैं। ठीक है,
अपनी खुद की लैंग्वेज चलाते हैं। आगे है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट, मंडल आयोग, आसियान, सोवियत संघ, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, योजना आयोग, ठीक है, जो पक्का आएंगी भाई। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। क्या हो जाएगा? बीपी मंडल। और मंडल आयोग क्या है, इसके बारे में, इसके कारण वगैरह जो है सारी चीजें पढ़ लेना। अगला है भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? उसमें भी क्वेश्चन था परमाणु परीक्षण का, याद आया? इसमें भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पक्का कर लो। 1974 में किया था, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो फिर फिल इन द ब्लैंक्स। भारत में जनसंघ के संस्थापक थे, कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद खालिस्तान भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इसमें हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, देख लो मैं लिख भी देता हूं यहां पर। अगला है हिंदुत्व शब्द को खालिस्तान ने गढ़ा था, तो किसने गढ़ा था? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं, सावरकर के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का कर लो। आगे देखते हैं भाई, असर्शन रीजन, अभिकथन कारण। सोवियत संघ ने निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सोवियत संघ का क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। सोवियत संघ का देखो एमसीक्यू भी आया, असर्शन रीजन भी आया, एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा और एक शॉर्ट आंसर भी आएगा। 4 क्वेश्चन आएंगे एक ही टॉपिक से, देख लो। अब तुम अब भी नहीं पढ़ते भाई सोवियत संघ के बारे में, तो फिर क्या करें, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? असर्शन तो ठीक है, यानी कारण, सॉरी, अभिकथन ठीक है, रीजन देखिए कारण। सोवियत संघ ने 1917 में समाजवादी क्रांति हो गई थी, सोवियत संघ में 1917 में समाजवादी क्रांति हो गई थी, ये शायद ठीक है, ठीक है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए कर लेंगे। अगला देखिए, प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको पता है भाई, ठीक है भाई। वन होंगे तो जलवायु जो है संतुलित रहेगी, वर्षा होगी, सारी चीजें सही रहेंगी। और भाई पेड़ों को काट देंगे तो नुकसान होगा, सबको पता। आगे देखिए, वर्तमान में प्राकृतिक वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं, ये भी सही बात है भाई, वनों को काटा जा रहा है, ठीक है, लोग भी विस्थापित हो रहे हैं और जानवर भी एक दूसरे के यहाँ पर जो है अलग हो रहे हैं। तो इसमें देखिए दोनों सही हैं लेकिन आपस में नहीं मिलते, ठीक है, दोनों सही हैं लेकिन आपस में ये नहीं मिलते। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस देख लीजिए भाई, आपके किस प्रकार के आएंगे। भारत विभाजन के 2 बुरे परिणाम बताइए। भारत विभाजन, ठीक है, विभाजन जो हुआ था उसका यहाँ पर क्वेश्चन है। विभाजन का क्वेश्चन एक पक्का आएगा भाई, इसके क्या कारण थे, ठीक है, इसके बुरे परिणाम, ठीक है, विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा दोनों देशों के ऊपर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं भारत विभाजन के ऊपर। अगला है, भारतीय जनसंघ ने किस प्रकार विचारधारा पर जोर दिया था, किस विचारधारा पर जोर दिया था, ठीक है, ये पूछा है। तो भाई भारतीय जनसंघ जो है उसने किस पे दिया था? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, ठीक है, हिंदुत्व के ऊपर जोर दिया था। अगला देखिए, नेहरू विदेश नीति के संचालक को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे? अथवा पंचशील पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पंचशील मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 सिद्धांत है इसके, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। पंचशील के 5 सिद्धांतों के बारे में बताइए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, दल बदल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, दल बदल, ठीक है। दल बदल क्या होता है भाई? एक पार्टी छोड़ के दूसरे में चले गए, समझ गए, चीजों को समझा करो भाई, रटने से काम नहीं चलेगा। तो दल बदल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। शार्क भाई, ये वो मछली नहीं है, शार्क है ये, ठीक है, और ये पक्का आता है पेपर में, पक्का आता है भाई ये, ठीक है। शार्क के बारे में क्वेश्चन पक्का कर लो, या तो आसियान आएगा पेपर में या फिर शार्क आएगा, ठीक है। देखिए इस पेपर में अभी आसियान नहीं आया है क्योंकि शार्क आ गया। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं, एक ना एक तो पक्का आता है, ठीक है, या तो आसियान के बारे में आता है या फिर शार्क सदस्य देशों के बारे में आता है, ठीक है। तो पक्का कर लो दोनों चीजें। लिमिट्स टू ग्रोथ क्या है, ठीक है, तो इस प्रकार से आ सकता है। अगला देखिए, विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता के 2 कारण लिखिए। तो पर्यावरण के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे भाई, भारत में भी आ सकते हैं, भारतीय राजनीति के ऊपर भी या वैश्विक राजनीति के ऊपर भी आ सकते हैं, पर्यावरण के कारण के ऊपर, ठीक है। अगला है, ताशकंद समझौते की 2 बातें। ताशकंद समझौता मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आया ना क्वेश्चन, तो वैश्वीकरण, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण के विरोध के कारण बताइए, वैश्वीकरण के 3 उद्देश्य बताइए, वैश्वीकरण क्या है। बड़ा क्वेश्चन पक्का, छोटा क्वेश्चन पक्का, एमसीक्यू क्वेश्चन पक्का। असर्शन रीजन का मैं कह नहीं सकता, लेकिन एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर वैश्वीकरण के ऊपर पक्का छपे हुए हैं पेपर में, देख लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे पता है भाई, ठीक है। उस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसमें भी हैं, और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स की लिस्ट आई है मेरे पास उसमें भी है भाई, ठीक है।
तो वैश्वीकरण पढ़ लो भाई, वैश्वीकरण पढ़ लो। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो जिसने यहाँ पर नहीं पढ़ना किताब से, यहाँ पढ़ लो वीडियो में, वैश्वीकरण के बारे में दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। आजादी के समय भारत के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के दो मुख्य अंतर बताइए। अब यहां से टॉपिक क्या है पता है, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां थी, राष्ट्र निर्माण के क्या कारण थे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस पक्का आएंगे। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के ऊपर क्वेश्चंस पक्का आएंगे, पक्का कर लीजिए। अगला देखिए, विकास के 3 उद्देश्य बताइए, ठीक है। विकास के 3 उद्देश्य कई बार आ जाते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। ये देखिए, स्वतंत्रता के बाद राजनीति में जो है भारत के नियोजन को क्यों अपनाया गया, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, अथवा आपातकाल की घोषणा के 3 परिणाम बताइए। तो आपातकाल के क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं, किस किस प्रकार के और भी आ सकते हैं वो तुम्हें जो है टॉपिक्स जो बताऊंगा या फिर क्वेश्चंस दूंगा उनमें देख लेना। तो आपातकाल के क्वेश्चन पक्का कर लो। और देखो होता क्या है, इन टॉपिक्स के बारे में तुमने पढ़ लिया ना अगर, तो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब सेम टू सेम तुम्हें नहीं आता, जो पढ़ रखा है वो लिख दो, क्योंकि अब स्टेप मार्किंग होती है। मान लो ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता, आपातकाल की घोषणा के 3 परिणाम, ठीक है, लेकिन आपातकाल के बारे में उसने पढ़ रखा है, तो सबसे पहले आपातकाल की परिभाषा लिखो भाई, ठीक है, फिर 1-2 पॉइंट बना के लिख सकते हो, तो उस परिभाषा का भी 1-2 नंबर तो मिल जाएगा। मान लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 तो मिला कम से कम। तो टॉपिक्स करके जाओ, क्वेश्चंस मत रट के जाओ, टॉपिक्स अपने पक्के करके जाओ, ठीक है, और टॉपिक्स तुम्हारा भाई बता ही देगा। अगला है, क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के क्या उद्देश्य थे, ठीक है, और यहाँ पर एक समझौता दे रखा है साफ्टा वाला, इसका भी कर लेना, ठीक है। इसके अलावा शक्ति आंदोलन क्या होता है, इसे कैसे लागू करते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के 3 कारण लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायरेक्ट जैसे यहाँ आ रखा है, पर्यावरण प्रदूषण के 3 कारण, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को लेकर क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लिया करो, ठीक है। अगला देखिए, क्या भारत की विदेश नीति से यह स्पष्ट होता है कि भारत क्षेत्रीय महाशक्ति बनना चाहता है, यानी कि विदेश नीति के ऊपर क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विदेश नीति। वैसे तो परमाणु शक्ति, परमाणु नीति के ऊपर भी क्वेश्चन है, देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट दे दी, असम का जो है आंदोलन था उसके बारे में, ठीक है, और फिर स्पष्ट करो, ऐसे लिख रखा है, ठीक है। मैंने तुम्हें बता ही दिया, चिपको आंदोलन तो पक्का करना ही करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, मोस्ट इंपोर्टेंट, उस पेपर में भी था, इसमें भी आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के बनाए रखने के क्या कारण है, जबकि कई बार ये विफल रहा है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पक्का कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना में भारत का योगदान, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है अब की बार, ठीक है। देखो होता क्या है भाई, टीचर्स ऐसे क्वेश्चन डालते हैं 2-4 जो भारत से जुड़े हुए हो, क्योंकि हमारा देश है यार, ठीक है, सबको देश प्रेम है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर डालते हैं जिसमें भारत का थोड़ा जिक्र हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना में भारत का योगदान लिखिए। ऐसे ही वैश्वीकरण से भी ऐसे क्वेश्चन आया था, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था वैश्वीकरण से, भाई वैश्वीकरण ने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, यानी मतलब उस चीज को भारत से जोड़ेंगे, ठीक है, जो टॉपिक्स हैं उनको भारत से जोड़ के वो क्वेश्चंस पूछते हैं, समझ पा रहे हो। आगे देखिए, वैश्वीकरण का नाम लिया आ गया भाई, ये ऐसा बच्चा है ना, जो एक बच्चा नहीं होता शादियों में जो घूमता रहता है शरारत करते हुए, हर जगह मिल जाता है, ये वही है वैश्वीकरण, ठीक है, ये हर जगह मिलेगा भाई। वैश्वीकरण जो है पक्का कर लो, इस पाठ के तो सारे पर्सन पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ छोटा सा पाठ है यार, ठीक है, सारे पर्सन पढ़ जाओ, नंबर पक्के हैं तुम्हारे। वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या रही हैं, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, लो भाई, ठीक है, पक्का वही देख लो, भारत के ऊपर क्या प्रभाव, यानी कि टॉपिक्स होंगे तुम्हारे, उनको भारत से जोड़ देंगे, समझ गए। अब यही पेपर मान लो हम बांग्लादेश में दे रहे होते तो वो इसमें बांग्लादेश जोड़ देते, समझ गए। यही पेपर कोई बैठ के दूसरे देश में दे रहा होता, भाई अपने देश से सबको प्रेम रहता है, ठीक है, तो अपने बच्चों को वो लोग वही पूछना चाहते हैं, वही पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको समझनी है, ये टेक्निक समझनी है, समझ गए। तो जिन भी क्वेश्चंस में भारत का जिक्र हो रहा हो, ठीक है, भाई इसके भारत पे क्या प्रभाव पड़े, भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है, इस प्रकार के प्रश्न पक्का कर जाओ। तो ये जो है वैश्वीकरण के तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण के उदय के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैश्वीकरण के बारे में मैंने तुम्हें दिखाई दिया वीडियो में बीच में, ठीक है, पक्का कर लो। तो ये जो है इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से जो है रहेगा पैटर्न, ठीक है। पेपर तो नहीं थे, मैं सच्चाई बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन
हो सकता है भाई जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो तुम्हारे अलग आ जाएं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस मैंने यहाँ तुम्हें आज करवाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू तो घुमा फिरा के आ सकते हैं, लेकिन भाई हम करें क्या, एमसीक्यू हम क्या क्या पढ़ें। तो देखो जितने भी संधि समझौते हैं, ठीक है भाई, ये संधि कब हुई, ये समझौता कब हुआ, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, इन चीज़ों पे एमसीक्यू आते हैं। एक वैश्वीकरण के टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू पक्का आता है। ठीक है, एक आपके आंदोलन वगैरह हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पक्का आते हैं। एक जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है भाई, इस पार्टी की स्थापना कब हुई, ये पार्टी ने कितने जो है जगह पर चुनाव जीता, जैसे पहला क्वेश्चन आया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक मानव सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ, इनके ऊपर दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा एमसीक्यू, या तो सोवियत संघ के ऊपर आओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर आओ। आपको एमसीक्यू के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एमसीक्यू आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ने हैं। एक यहाँ पर वर्ड है वो आया नहीं दोनों ही पेपरों में, शॉक थेरेपी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, नहीं आया तो क्या हुआ, मेरे पास लिस्ट तो आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है भाई उसके आगे, शॉक थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। और एक और टॉपिक है विश्व बैंक। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का तुम्हारे पेपर में पक्का आएंगे। ठीक है, तो शॉक थेरेपी, विश्व बैंक, समझ गए, इनको सबको पक्का कर लेना। तो ये तो एमसीक्यू के बारे में बता दिया। अब जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एक पीडीएफ। ठीक है, उसके अंदर देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या किया है भाई, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको चेंज कर दिया इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो वो उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो टॉपिक्स भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ सोल्ड मटेरियल है। ठीक है, यानी कि कुछ जो है मैंने आपको पढ़ने के लिए नोट्स दिए हैं, ये वो नोट्स हैं, ये वो टॉपिक्स के नोट्स हैं जो टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आएंगे। तो इन नोट्स को भी जो पढ़ के चला जाए, ठीक है, चाहे फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ लिख देना। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें आपातकाल के बारे में थोड़ा सा दे दिया भाई, ठीक है, 8-10 लाइनें, तो उनको पक्का रट लो। आपातकाल का कोई भी क्वेश्चन आए लिख सकते हो, नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि टॉपर ही बनना है। ठीक है, जिनको टॉपर बनना है उनके लिए भी मैंने किया है काम, पूरा के पूरे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, तो जिससे जितना हो सके उतना कर सकता है। किसी को टॉपर बनना हो तो उसके लिए भी है, किसी को पास होना उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो है जो स्टडी मटेरियल दिया है उसको पक्का कर जाओ। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दिया कि भाई टॉपिक्स को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। इतनी ही हेल्प कर पाया हूँ इंग्लिश मीडियम वालों की, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि भाई टाइम कम है और बर्डन ज़्यादा है भाई, 4-4 क्लासों के पेपर बनाने होते हैं। ठीक है, वीडियोज़ बनानी होती हैं। सो अब जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा 65 पासवर्ड रहेगा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप जो है सारे के सारे करके चले जाना। टॉपिक्स पे ध्यान देना भाई, क्वेश्चंस पे मत देना, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक्स पे ध्यान देना, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे, क्वेश्चन बदल के भी आ सकते हैं। तुम आके ये भी कह सकते हो कि भाई क्वेश्चंस तो नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा टॉपिक्स, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं पेपर उनसे ही रहेगा पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, टॉपिक्स पे ध्यान देना, और जो स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ उसको पढ़ के चले जाना। पेपर 1 नंबर का होगा। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।